सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे हम अलंकार, यानी कि अलंकार क्या होते हैं। अभी दोस्तों जो मैंने पिछले वीडियो बनाए थे उसमें शायद अलंकार के प्रैक्टिस के सेट के तौर पर कराया, लेकिन इसका मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो 2-3 जवानों ने बताया सर ये अलंकार के बारे में बताओ। इसके अभी मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। एक की वीडियो में तो आज मैं अलंकार के प्रत्येक अलंकार के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूंगा, यानी कि ब्रीफ के अलंकार से क्या होता है, किसकी क्या पहचान है। फिर उसके बाद एक नियम है, यानी कि एक इसका कॉन्सेप्ट है। उसको वीडियो को जब आप देख लोगे, पहले ये देखना ज़रूरी है, उसके बाद उसको देख लोगे तो आप आराम से समझ जाओगे किस शब्द में या किस लाइनों में क्या अलंकार होता है। तो दोस्तों यह है जो आज का वीडियो होगा आपके एलडीसी एग्ज़ाम या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है, चाहे आईटीबीपी का, ट्रेडमैन का, जिसमें हिंदी की ग्रामर पूछा जाता है। और हिंदी वाले क्षेत्र में कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें हिंदी ग्रामर पूछा ही जाता है। तो सभी वीडियो के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका एलडीसी का हो, चाहे आपका कांस्टेबल जीडी का, जब शुरू में ही आप भर्ती होते हैं उस समय भी हिंदी संबंधी पूछी जाती है। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले अलंकार। अध्ययन के आधार पर अलंकार को कुल 3 भेद होते हैं, यानी कि 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है शब्द अलंकार, फिर अर्थालंकार, फिर उसके बाद उभयालंकार। तो काव्य में भाषा को शब्दार्थ से सुजतित एवं सुंदर बनाने के लिए, यानी कि जो काव्य में भाषा है, काव्य की जो भाषा है उसको शब्दों से कहना मतलब सुंदर सुजित करना एवं सुंदर बनाने के लिए चमत्कारी पूर्ण मनोरंजन ढंग से सुजित बनाने को अलंकार कहते हैं। या कहने का मतलब सीधा ये है, जो काव्य को हो उसको सुंदर और अच्छा सुजित बनाने के लिए मनोरंजन ढंग से जब उसको सुजित किया जाता है तो उसको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो है वैसे आभूषण होता है। जिस प्रकार सोना चांदी के आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है, या शरीर कहें या स्त्री की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। यानी कि कोई भी काव्य होता है जब उसमें अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसका काव्य की भी शोभा बढ़ जाती है। नंबर 1 पर जो हमने पढ़ा शब्द अलंकार के प्रकार, तो इसमें दोस्तों वैसे तो अलंकारों की बात की जाए तो 100 प्रकार से भी ज़्यादा के अलंकार हैं, लेकिन हम सिर्फ महत्वपूर्ण या जिनमें परीक्षा में पूछे जाते हैं, अगर एक रचनाकार के हिसाब से पूछा जाए, देखा जाए तो बहुत सारे अलंकार हैं। तो शब्द अलंकारों के निम्न प्रकार हैं। एक अनुप्रास अलंकार, यमन अलंकार, सलेश अलंकार। तो इसमें अनुप्रास अलंकार के बारे में बात करते हैं। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति के आधार पर वृत्तानुप्रास, छेकानुप्रास, लटानुप्रास, सूत्रानुप्रास और अत्यानुप्रास आदि इसके मुख्य भेद हैं। यानी कि अगर अनुप्रास की बात की जाए, अनुप्रास अलंकार है, तो अनुप्रास के भी मैंने जैसे बताया बहुत सारे प्रकार हैं। तो इसके लेकिन नॉर्मली जो आपको एग्जाम में अनुप्रास पूछा जाता है, यमन पूछा जाता है, इसके उपभाग जो होते हैं उनको कम नहीं पूछा जाता है या बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। तो अनुप्रास अलंकार को वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। उदाहरण के लिए, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवंती और अम्बलतल में। तो यहाँ जैसे च वर्ण का या आवृत्ति हुई है बार बार, जैसे चारू चंद की चंचल किरणें, तो ये जो है एक तरह का आपका अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट चलते हैं यमक अलंकार। इस काव्य में शब्दों के प्रयोग को विशिष्टता से कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है। वहाँ शब्दालंकार होता है, सॉरी यहाँ शब्दा नहीं होगा, ये गलती होगा, यमक अलंकार होता है, टाइप करने में गलत हो गया होगा। यमक में क्या होता है, जहाँ काव्य के शब्दों के प्रयोग का विशिष्टता से कविता में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का उदाहरण जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ कनक शब्द की जो है आवृत्ति को में ही चमत्कार निहित किया गया, यानी कि उसकी आवृत्ति में चमत्कार दिखाया गया है, तो यह यमक अलंकार होगा। तीसरा आता है जो शब्दार्थ का सलेश अलंकार। जैसे यहाँ पर शब्दार्थ हो गया, ये शब्दार्थ अलंकार, शब्दार्थ अलंकार नहीं होगा, यहाँ पर शब्दार्थ अलंकार का प्रकार है यमक, क्योंकि इसके हमने जो 3 जैसे मान लिया यमक हो गया, अनुप्रास हो गया, सलेश हो गया, ये सब क्या है शब्दार्थ के हैं, तो यहाँ पर यमक आएगा। अब चलते हैं सलेश अलंकार। सलेश अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकार से थोड़ा भिन्न है। सलेश अलंकार में एक ही शब्द के भिन्न
अर्थ होते हैं। यहाँ पर शब्द एक होता है लेकिन उसके कई सारे अर्थ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए है जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारु और सुवरन को खोजत फिरत कवि अविचारी चोर। यहाँ सुव्रत का प्रयोग एक बार किया गया है, लेकिन किंतु प्रत्येक पंक्ति में या अलग अलग जगह इसका शब्द जो है, इस शब्द का अर्थ अलग निकाला गया है। कवि के संदर्भ में जो है सुवरन का अर्थ अच्छा शब्द है, और अभिचारी के संदर्भ में सुवरन का अर्थ जो है सुंदर वर है, और चोर के संदर्भ में सुवरन का अर्थ सोना है। तो यहाँ एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, तो उसको सलेश अलंकार कहा जाता है। दूसरा उदाहरण भी इसमें दे दिया है, पानी गए नाव भरे मोती मानुष चून। तो दोस्तों यहाँ का पानी का प्रयोग यानी कि शब्द एक ही बार हुआ, लेकिन इसके 3 बार प्रयोग किया गया, यानी कि 3 अर्थ निकाले गए हैं। किंतु दूसरी पंक्ति में उपयुक्त पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में अगर पानी देखा जाए तो चमक है या क्रांति है, और मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ देखा जाए तो इज्जत या सम्मान होता है, और चूने के संदर्भ में पानी का अर्थ देखा जाए तो जल से होता है। अब दोस्तों आता है दूसरा प्रकार का, अभी शब्दालंकार था, यहाँ पर अर्थालंकार। सबसे शब्दालंकार से महत्वपूर्ण है अर्थालंकार, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें है अर्थालंकार में मुख्य 5 भेद हैं, यानी कि 5 प्रकार के मुख्य रूप से, हालांकि बहुत सारे हैं। उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। जब किसी वाक्य का सौंदर्य अर्थ उसके अर्थ के आधार पर, यानी कि सौंदर्य उसके अर्थ के आधार पर हो, वहाँ शब्दों के आधार पर होता, तो उसको जो है अर्थालंकार के अंतर्गत रखा जाता है। तो सबसे पहले उपमालंकार। उप का अर्थ होता समीप, और पा का अर्थ होता तोलना या देखना। यह आता है जब 2 भिन्न वस्तुओं के समान दिखाई देती है, वहाँ पर उपमा अलंकार, यानी किसी की उपमा करना। जैसे नॉर्मली बोलते हैं इसकी उपमा उससे की जा रही है, तो लेकिन उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है उपमेय। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य है कि नहीं। जिस अगर किसी वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जा रही तो वहाँ पर उपमेय होता है, यानी कि जब हम किसी की उपमा दूसरी उपमा से उससे तुलना करते हैं तो वहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि इसकी उपमा की जा सकती है, या उपमेय है, यह उपमा के समान है। दूसरा होता है उपमान। उपमेय की उपमा जिसे दी जाती है उसे उपमान कहा जाता है, यानी दूसरी वस्तु जो समान वाली, जैसे टीवी है, और टीवी एक से मान लिया अलग अलग कंपनी के लेकिन एक से हैं, तो कहते नहीं ये टीवी जो है MI की तरह लग रहा है, या ये टीवी तो सैमसंग की तरह, बिल्कुल MI वाला भी सैमसंग की तरह बना रहा है। तो लेकिन वो क्या होता है, पहले तो जो उपमा दी जा रही है टीवी से, तो वह है उपमेय है, लेकिन वो दोनों समान जो दूसरा वाला टीवी है वो वहाँ पर उपमान होता है। अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसको उपमान कहते हैं। और तीसरा होता है वाचक शब्द। जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तो वहाँ पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं, या उसको किस शब्द से पुकारा जाएगा। जैसे बोल देते ना कमल नयनम, यानी कि पैर जो है कमल के समान है, या मुख जैसे चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर मुख को वहाँ पर चंद्रमा की और मुख की तुलना की गई है, तो यह क्या हो गया, उपमेय हो गया। उपमान वहाँ पर क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा से मुख की तुलना की जा रही है, और वाचक शब्द हो जाएगा चंद्रमा के समान। अब इसमें जो है नेक्स्ट आता है साधारण धर्म। 2 वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में उसी गुण या धर्म के साधारण धर्म कहा है। कहने मतलब जब दोनों वस्तुओं की या 2 चीज़ों की आपस में समानता दिखाई देती है, और उसको किसी धर्म या किसी आधार पर, मान लिया चमक के आधार पर, उसके मुखड़े के आधार पर, एक दोनों में वर्तमान स्थिति जो उत्पन्न है और तुलना की जाती है, तो उसको हम साधारण धर्म कहते हैं। यहाँ पर पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया, तो यहाँ पर उपमान अलंकार होगा। अब चलते हैं दूसरा। तो ये उपमान अलंकार आपको पता चल गया होगा उपमान में क्या होता है। दूसरा रूपक अलंकार। जब उपमान उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाई जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, यानी कि उपमा तो की जा रही लेकिन उनमें क्या भेद है, अभेद है, उनमें क्या है, अभिन्नता है। जैसे मैया मैं तो चंदन खिलौना ले हूँ। ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा एवं खिलौना में समानता न दिखाकर चंद्रमा को ही खिलौना बता दिया गया, अतएव यह है रूपक अलंकार। यानी कि जब आप खिलौने की तुलना चंद्रमा से करते हैं, यह चंद्रमा के समान है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका उपमेय होगा। लेकिन जब
आपने उस चीज़ को ना बता के वो आपको बता दिया कि यही चंद्रमा ही आपका खिलौना है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान में होने की संभावना का वर्णन हो तो तथा वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है यदि पंक्ति में मनु, जनु, मेरे, जानते, मनु, मानो, निश्चित, इव आदि आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार था। कुछ ये शब्द हैं दोस्तों, जहाँ पर मनु आ जाए, जनु आ जाए, मेरे आ जाए, जानते हैं, मनु हो, मानो है, वहाँ पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार को लगा दें। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, ऊपर दिए गए उदाहरण में मुख में के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन हो रहा है, तो वाक्य में मानो, यहाँ पर क्या है, मानो का भी प्रयोग किया गया है, यानी कि जो शब्द होते हैं जहाँ मानो उनो आ जाता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, चौथा नंबर, अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार का अर्थ है उक्ति में क्या नाम होता है, अतिशोक्ति होना, यानी कि कुछ का समावेश होना, जहाँ किसी भी वर्णन का इतना बढ़ चढ़ा कर किया जाए कि सीमा का उल्लंघन हो जाता है। यानी कि जब आप किसी की उपमा कर रहे होते हैं और उसको बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा बोल दिया और आपको वहाँ पर अतिशोक्ति लग रहा है, यानी कि आपको शक लग रहा है कि ऐसा नहीं, तो उस तरह की जब आपको अतिशोक्ति हो जाती है तो उसको अतिशोक्ति अलंकार कहा जाता है। यहाँ उपमेय को उपमान पूरी तरह से निगल ले लेता है, यानी कि उसको निगल जाता है, यानी कि उसकी वो उपमान की उपमेय खत्म कर देता है। वहाँ पर उपमान अलंकार आता है, वहाँ उपमेय को उपमान की समान कथन न होकर सिर्फ उपमान का वर्णन होता है, यह अलंकार उपमान कहलाता है। जैसे कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरी पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतन था उस पार। जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में वर्णन किया गया है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चेतक की शक्ति एवं स्फूर्ति का बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर दिया गया था, यह एक अतिशोक्ति अलंकार है। हालांकि जैसे उसमें कविता में बताया गया कि जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, वह जब तक सोचा नहीं और इतनी लंबी नदी को पार कर दिया, यह एक अतिशोक्ति, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस तरह की जब कहीं पर काव्य हुआ है, रचना हुई है, बातें हुई हैं, तो उसको अतिशोक्ति अलंकार के अंतर्गत रखा जाता है। पांचवा है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीकरण भावना के होने का वर्णन हो तब वह मानवीकरण अलंकार कहलाता है। इसमें क्या है, जैसे फूले हंसे कलियां मुस्काए, यानी कि मानव की तरह, जैसे भाई फूल हंसते थोड़ी हैं, मानव हंसता है, लेकिन उसकी कल्पना कर दी गई है। या कलियां मुस्कुराती थोड़ी हैं, मुस्कुराने का तो व्यक्ति का काम है, यानी व्यक्ति का गुण है, कलियों का थोड़ी है, लेकिन उसकी जब आप उसकी क्या करते हैं, भावनाओं को वर्णन कर देते हैं दूसरों से, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देखते हैं कि फूलों के हंसने का वर्णन किया गया है जो मनुष्य करते हैं, अतएव यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अब है उभय अलंकार। ये उभय अलंकार क्या है, वह अलंकार जो शब्द और अर्थात के सहयोग से मिलकर बनता है किंतु अलग या भिन्न होते हैं। उभय अलंकार कहते हैं उन्हें कहे जाने पर जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं। उभय दोस्तों, उभय अलंकार से कोई क्वेश्चन नहीं आता। अगर टाइप के बारे में की जाए तो टाइप है इसमें, यानी मतलब एक प्रकार का प्रकार है, आपका शब्दार्थ और अर्थात अलंकार से ही क्वेश्चन आता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। और आप मेरी जो है वेबसाइट ldacnetetexam.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी वीडियो बनाता हूँ उनको टेक्स्ट में और कुछ अब मैं PDF बना के भी इस पर डाल रहा हूँ, क्योंकि PDF की काफ़ी डिमांड रही, तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। यानी कि इस चैनल की जितनी भी आपको टेक्स्ट या PDF चाहिए वो धीरे धीरे आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपका अगर और कुछ ये आपको ये मटेरियल्स है आपके पास पढ़ाने संबंधी, जैसे मेरे को आज 2 सेट भेजे हैं, मैं उनको आपको वीडियो, बड़े अच्छे सेट बने हुए हैं, पता नहीं किसी ट्रेनिंग सेंटर के हैं या एग्ज़ाम के हैं, लेकिन उसमें 75 क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन आपके, क्योंकि कई चीज़ ऐसी हैं जो आप इस तरह के मेरे को मान लिया जो कोर्स हो रहे हैं उनके सेट हैं उनके भेजते हो, तो हम उस टॉपिक को नहीं छुपाए हैं, लेकिन पता चल जाता है कि ये टॉपिक नहीं किया है और या उसका क्वेश्चन भी बताते तो आपके लिए फ़ायदे वाली चीज़ होगी। तो बहुत मेरे को जो है कुछ बोल्ड पेपर भेजे हैं, जैसे HCPC के हैं, ACPC के हैं, तो उसमें कई क्वेश्चन तो ऐसे हमने पढ़ा दिए हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ कर चुके हैं, लेकिन कई टॉपिक ऐसे आ जाते हैं, जैसे आज का 2 उसमें बहुत अच्छे आपके जो इंटेलिजेंस से संबंधित 2 क्वेश्चन आए। जब किसी व्यक्ति का कोई सूचना प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, और जब किसी स्त्री का प्रयोग किया जाता है सूचना प्राप्त करने के लिए तो उसको क्या कहते हैं।
या एक जो है उसमें अभी तक जैसे मान लिया हमने मैप पढ़ा है, लेकिन मैंने खुद देखा उसमें मैप में एक क्वेश्चन छूट गया, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, उसमें 2 3 4 दो ऑप्शन दे दी तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह के अगर कोई पुराने पेपर हैं, कोई भी पेपर है आपके पास, चाहे जो हमारे प्रमोशन कोर्स होते हैं SCPC, SIPC, ACPC या SIPC, उनसे रिलेटिव भी पुराने पेपर हैं तो आप उनको दें। मैं उनका पेपरों का क्या है आपको वीडियो बना के दूंगा, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जो आपके फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जैसे IPC, CRPC। जैसे अभी उसमें दिया गया था चोरी किस में वर्णित है, चोरी का दंड किस में वर्णित है, तो इससे थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन छूट जाते हैं। जैसे हमने चोरी का वो पढ़ाया, IPC CRPC जो पढ़ाई हैं, लेकिन उसमें मैंने मेन जो धाराएं थी वो पढ़ाई, लेकिन चोरी वाला मैंने देखा नहीं पढ़ाया गया तो छूट जाता था। तो आपको कंफर्म नहीं होगा तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए इनको रिवीजन कर सकते हैं और इन पेपरों से जो इस तरह के पेपरों से हमको एक आइडिया मिल जाता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें।